हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई साइंस प्लस चैनल। अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स देखे वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और वहाँ पे हमने बोला कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर हम ऐसा बोले राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मींस वहां पे दोनों वोलेटाइल नेचर थे, सॉल्यूट का भी था और सॉल्वेंट का भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही वोलेटाइल नेचर होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, कंसीडर करें कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट को हम इंडिकेट करते हैं ए से, कंपोनेंट को किससे इंडिकेट करें, ए से, और ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ ए की वजह से होगा, लेकिन दैट इज प्योर सॉल्वेंट। अगर यहां पे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, इसी में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, तब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो यहां पे अपर सरफेस पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी सॉल्वेंट के साथ में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। यहां पे अंदर तो रहेंगे। अब सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है मतलब यहां पे जो वेपर फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही रहने वाला है। यहां पे सॉल्वेंट का रहेगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल का मतलब जो इजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी किसकी वजह से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से यहां पे हम राउल्ट्स ने न्यू लॉ फॉर्म किया, एंड दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये होगा क्या, यहां पे इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। इतना क्लियर। इसके लिए राउल्ट्स ने फर्दर एक स्टेटमेंट फॉर्म किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the partial vapor pressure of solution containing non volatile solute will be directly proportional to mole fraction of
solvent in the solution. जो भी राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, वहां पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, पूरे सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. कंसीडर करो, consider the partial vapor pressure of solution is P and mole fraction of solvent is XA. ये सॉल्वेंट को ए से डिनोट करें, इसके लिए इसको क्या लिया हमने, एक्स ए. देयरफॉर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स ए. अब प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करें, इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो सिमिलर जैसे हमने वहां पे प्रीवियस में किया था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड, वैसे यहां पे दैट विल बी पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, where P naught A is equal to vapor pressure of pure solvent. तो ये मिलेगा हमें फॉर्मूला. और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. तो वहां पे हमने दोनों कंपोनेंट्स के लिए डिस्कशन किया था. यहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है. और हमेशा इन दिस केस vapor pressure of solution will be less than vapor pressure of solvent. Vapor pressure of pure solvent. सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो, क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्गर होगा, तो जो सॉल्वेंट का कन्वर्जन है वेपर में वो उतना रेडली होगा नहीं. अब यहां पे राउल्ट्स लॉ कंप्लीट होता है. कुछ एक्स्ट्रा क्या, कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, ये दोनों में एप्लीकेबल होगा. अगर कंपोनेंट्स का अमाउंट वेपर फेज में पूछे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, बेसिस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, if y1 and y2 are mole fraction of components in vapor phase, then P1 is equal to P into y1 and P2 is equal to P into y2. ये P को आप क्या लिख सकते हो, P टोटल भी लिख सकते हो. ये P को आप क्या लिख सकते हो, P टोटल इंटू y1, यहां पे भी सेम P टोटल इंटू y2, where P1 and P2 are
partial pressure of components in solution. सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, और इन जनरल it can also be written as Pi is equal to P total into YL. Pi क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ith गैस, P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, Y that is मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इन वेपर फेज. तो ये एक रिलेशन डाल्टन ने डिराइव किया था. जब भी वेपर फेज में अगर कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन पूछे, अमाउंट पूछे वेपर फेज में, तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाइड करना है. अगर सॉल्यूशन के अंदर पूछे तब हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन कर लेते हैं दोनों, तो वो और क्लियरली हो जाएगा. अभी एक क्वेश्चन है दैट इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंसिडर करो an aqueous solution of glucose is made up by dissolving 10 gram of glucose in 90 gram of water at 303 Kelvin. If the vapor pressure of pure water, क्या दिया हुआ है? Vapor pressure of pure water, मतलब उसको हम ले सकते हैं P नॉट A से, कितना दिया हुआ है? 32.8 mm Hg दिया हुआ है. ओके, what would be the vapor pressure of solution? Vapor pressure of solution, तो हमारा according to Raoult's law कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वन लिक्विड लिक्विड के लिए या फिर सॉलिड लिक्विड? तो ग्लूकोज है ना सॉलिड फॉर्म में, देयरफॉर Raoult's law फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? XA, और P इज इक्वल टू था P नॉट A XA. XA वेयर A indicates पूरा दे दो, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ pure water, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. क्यों वाटर ले रहे हैं? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर है. सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर. मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय ग्लूकोज है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर. तो वाटर के लिए H2O लिखा है, H2O ही रहेगा. ओके, अब पहले मोल्स निकालेंगे. तो अगर हम मोल्स के लिए बात करें, मोल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए बात करें, तो क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है. ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है? 10. मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180. कैसे आया? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. 10 डिवाइड बाई 180 करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी हमें 0.0555 ऐसा, तो 556 लिख देते हैं हम. तो N ऑफ ग्लूकोज मिल गया. अब हमें क्या चाहिए? N ऑफ H2O, मोल्स ऑफ वाटर. मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास.
मास कितना दिया हुआ है वाटर का, 90 ग्राम दिया हुआ है। सो 90 डिवाइड बाई मोलर मास वाटर का कितना 18, 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन, तो 18 हो गया। तो ये कुछ आ जाएगा 5 मोल्स, ये 5 मोल है और ये 0 पॉइंट कितना मोल्स। अब दोनों की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज एक्स ए हमने लिखा हुआ है, तो कितना आएगा, एन ऑफ H2O 5 है डिवाइड बाय एन ऑफ ग्लूकोज 0.0556 प्लस 5, इसको सॉल्व करो, 5 डिवाइड बाई 5.0556 एक्स ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 5.0556, तो ये कुछ वैल्यू मिलेगी हमें 0.989 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल गया 0.989। अब चाहिए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, P फाइंड आउट करना है, P नॉट ए कितना दिया हुआ है 32.8 mmHg, मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.989, ये तो यूनिट है। P इज इक्वल टू 32.8 इंटू 0.989 कितना आएगा, that will be equivalent to 32.44 mmHg, that will be our vapor pressure of solution। इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे, या तो कहीं कहीं पे क्या होगा मोल्स पूछा जाएगा, एक कंपोनेंट का मोल्स दिया होगा, दूसरे का मोल्स पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन दिया होगा, बाद में फिर प्रेशर दिया होगा सॉल्यूशन का, तो कोई भी एक आपको सब्जेक्ट बना के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 298 Kelvin vapor pressure of pure benzene and toluene are 0.256 bar and 0.0925 bar. If mole fraction of benzene in solution is 0.40, then first question, what is total vapor pressure of solution? Second, calculate composition of vapor in terms of mole fraction। तो अब देखो बेंजीन है और टॉलिन है, दोनों लिक्विड फॉर्म है, वोलेटाइल नेचर, तो इसका मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे पहले, अकॉर्डिंग टू Raoult's law for volatile solute, तो क्या होगा P टोटल पूछा ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा PA प्लस PB, तो यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलुइन। अब प्रेशर ऑफ बेंजीन और प्रेशर ऑफ टॉलुइन चाहिए, तो सबसे पहले प्रेशर ऑफ बेंजीन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आएगा पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू एक्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.256 into x of benzene, मतलब मोल फ्रैक्शन, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन इज 0.40, दोनों वैल्यू इसके लिए दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.256 इंटू 0.40 आएगा, इसका वैल्यू कुछ 0.1024 जितना, प्रेशर बार में यूनिट होगा, ओके। प्रेशर ऑफ बेंजीन मिल गया, प्रेशर ऑफ टॉलुइन इन द सॉल्यूशन
क्या होगा, पी नॉट टॉलिन इंटू एक्स ऑफ टॉलिन। एक्स ऑफ टॉलिन दिया नहीं है, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी नॉट टॉलिन इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ बेंजीन। क्यों, क्योंकि एक्स ऑफ बेंजीन प्लस एक्स ऑफ टॉलिन will be is equal to 1 माइनस एक्स ऑफ बेंजीन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टॉलिन का कितना है 0.0925, 1 माइनस एक्स ऑफ बेंजीन, 1 माइनस बेंजीन का कितना दिया मोल फ्रैक्शन 0.40 इज इक्वल टू 0.0925 इंटू 0.60, तो प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज इक्वल टू कितना आएगा 0.0925 इंटू 0.60, दैट विल बी 0.0555 इतना बार। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला, व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? So vapor pressure of solution is equal to P of benzene plus P of toluene, तो क्या हो जाएगा 0.1024 प्लस 0.0555, तो P टोटल मिलेगा हमें सॉल्यूशन का, ऐड करो 0.1574 बार, इतना मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्या पूछा है, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस वेपर फॉर्म में पूछा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास था डाल्टन्स लॉ का, पी आई इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स आई, या फिर वाई लिया था ना हमने वाई आई, वेयर वाई आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस। ith गैस मतलब एक मिक्सचर हो सकता है, तो पहला गैस, दूसरा गैस, तीसरा गैस एंड सो ऑन, नंबर ith गैस इन वेपर फेज, और पी जो है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ith गैस इन सॉल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए, y ऑफ बेंजीन चाहिए और y ऑफ टॉलुइन चाहिए, तो y ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा, y ऑफ बेंजीन विल बी इज इक्वल टू पी आई मतलब p ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय p टोटल हो जाएगा, और y ऑफ टॉलुइन इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ बेंजीन टॉलुइन डिवाइड बाय P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो Y ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है, कितना कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे 0.1024 डिवाइड बाय P टोटल कितना है 0.1574, सेम फॉर Y ऑफ टॉलुइन विल बी इक्वल टू P ऑफ टॉलुइन कितना दिया 0.0555 डिवाइड बाय 0.1574, यहाँ पे 5 और 4 9 होगा ना, 9 होगा, करेक्ट करो इसको, 9 होगा, ठीक है।
अभी डिवाइड करेंगे तो y ऑफ बेंजीन की वैल्यू मिलेगी और y ऑफ टॉलिन की मिलेगी। तो y ऑफ बेंजीन कितना आएगा 0.1024 डिवाइड बाई 0.1579 दैट इज इक्वल टू 0.648 और इसका कितना आएगा दैट विल बी 0.351 के आसपास आएगा। Therefore, mole fraction of benzene and toluene in vapor phase is 0.648 and 0.351 रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों में हमें ध्यान रखना है कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी वेपर फेज में पूछे तो सिंपल हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर नॉर्मली क्वेश्चन आस्क्ड है तो वहां पे हमें डिसाइड सिर्फ ये करना है कि वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल कब होगा, नॉन वोलेटाइल कब होगा, तो सॉलिड इन लिक्विड वाले जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे सॉलिड इन लिक्विड, वो सारे नॉन वोलेटाइल वाले, और जो लिक्विड लिक्विड वाले मिक्सचर होंगे वहां पे ऐसा होगा। अब वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सर नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल है, वो कैसे पता चलेगा। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेशंस रख सकते हैं। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।